हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। तो आप सभी की चलिए शुरू किया जाए बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज की आपकी सामान्य अध्ययन की क्लास 1 to 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपका 1 to 12 के लिए भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी लोगों के लिए समान अध्ययन की जो सवाल है वो तो पूछा ही जाएगा, चाहे वो आपका 1 to 5 हो, आपका 9-10 हो या आपका 11-12 हो, है ना। जो आपका 9-10 में जैसे 50 नंबर का रहेगा, और 40 नंबर का रहेगा, 11-12 में भी आपका 40 नंबर का रहेगा, और 1 to 5 में दोस्तों आपका 120 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। देखिए 50 जो आपके महत्वपूर्ण सवाल है, और 50 से संबंधित मैं यहाँ पर लगभग 200-300 सवाल आप लोग को बताने वाला हूँ। पूरा डिस्कशन करूँगा, हर एक सवाल पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को समझाऊँगा, बताऊँगा, है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर लगभग अभी 200 से 300 सवाल यहाँ पर अभी हम लोग करने वाले हैं। तो ये टेस्ट नंबर आपका 25 है, और इसके पहले वाला टेस्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप बहुत गलती कर रहे हैं, बहुत मिस कर दिए हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और ये आपका NCERT और SCERT दोनों से संबंधित आपका ये सवाल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको यहाँ पर मज़ा आएगा। 3 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है हमारी समान अध्ययन वाली, और रात में 9 बजे से आपका NCERT सीरीज चल रहा है, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक आप लोग को हर एक सब्जेक्ट करवाया जा रहा है। और आज होगा मॉडल टेस्ट नंबर आपका 25, जिसमें 50 आपके सवाल है, और इससे संबंधित आपके और भी आपको 200 से 250 सवाल आप लोग को बताने वाले हैं। और ये NCERT SCERT बेस्ड है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी अनुसार से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे BPSC के द्वारा। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स आपको, और लाइव क्लास दोस्तों सभी चीज़ का आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। ठीक है, और इसमें जुड़ने के लिए अभी मात्र 499 का इसमें चार्ज है, और उसके बाद सारे PDF नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर दोस्तों, यही नंबर हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, सारा नंबर यही है। आप ऑनलाइन पे करके हमारे इसी नंबर, है ना, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है। ठीक है, ये नंबर दोस्तों हमारा व्हाट्सएप भी है, तो इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है ना। जो भी पे करेंगे तो अपना पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि आपने पेमेंट किया है, और फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और पर्सनली जितने भी क्लास हुए हैं अभी तक, सारे PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, मात्र एक बार पे करना है, कोई मंथली चार्ज नहीं है ना। बस आपका एग्ज़ाम तक ये क्लास आपकी चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है, तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। पहला सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। जी हाँ, तो रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था दोस्तों, ये आपका 1913 ईस्वी में दिया गया था। आपको पता है, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आखिर इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किस लिए दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 ईस्वी में। ये ईस्वी कई बार पूछा गया है। नोबेल प्राइज़ जो शुरुआत हुआ देने के लिए वो 1901 से आपकी शुरुआत हुई थी, है ना, 1901 ईस्वी में। लेकिन नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन जब शुरुआत हुआ था 1901 में, तो टोटल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, लेकिन 1969 ईस्वी में दोस्तों इसमें अर्थशास्त्र भी जोड़ दिया गया, और 1969 से अर्थशास्त्र में भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये आपके पहले व्यक्ति थे भारत के, और एशिया के भी ये पहले थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था, वो भी आपके साहित्य के क्षेत्र में याद रखना है। ठीक है जी, चलिए और भी इसमें देखिए बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ और पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि चित्रांगदा, है ना। पूछा जाता है कि चित्रांगदा जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। गोरा किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की ही पुस्तक है आपकी, गोरा, याद रखिएगा। चांडालिका ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की ही है। गार्डनर ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की ही है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दोस्तों हमारा भारत का राष्ट्रीय जो गान है ना, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, और पहली बार राष्ट्रीय गान जो गाया गया था वो आपको कोलकाता अधिवेशन में आपको गाया गया था 1911 ईस्वी में, वो भी आपको ध्यान रखना है।
तो बहुत सारा सवाल यहाँ पर बता दिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, है ना। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन पर लगभग मैं 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं बताते चलूँगा, ताकि आप लोग का पूरा रिवीजन होते रहे, है ना। और यही सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होगा। मांग की आय लोच अधिक हो तो दोस्तों क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, है ना। कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए मांग का जो जन्म होता है वो कैसे होता है, तो इच्छा से, है ना। आपका जो इच्छा है उसके अनुसार ही मांग का जन्म होता है। ठीक है, मांग हेतु 5 बातों का होना आवश्यक है, जैसे कि प्रभावपूर्ण इच्छा, साधन है, व्यय तत्परता है, एक निश्चित समय है, एक निश्चित मूल्य, तो ये सभी मांग की इच्छा होती है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल चलते हैं आपका। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि वान सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। वान सागर जो परियोजना है दोस्तों, ये आपकी किस नदी पर है ये बता रहा है आपको। तो वान सागर हो जाएगा आपका सोन नदी पर। किस नदी पर है, सोन नदी पर है, याद रखिएगा। देखिए वान सागर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, नदी के ऊपर बनाया जाता है, इसको कहा जाता है बहुउद्देशीय, नाम ही है बहुउद्देशीय, यानी कि बहुत सारे उद्देश्य के लिए ये परियोजना बनाया जाता है। सोन नदी पर है ये आपका, और कहाँ है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है जी, याद रखना है, ये आपका एमपी में है। सोन नदी निकलती कहाँ से है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है और आपका उत्तर की ओर बहते हुए, है ना, उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में आकर के मिलती है। और गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो मनेर के पास मिलती है। ठीक है, मनेर पटना के पास ये गंगा में जाकर के मिल जाती है, याद रखिएगा। ये कई बार पूछा है कि कहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो मनेर के पास मिलती है। ठीक ना, याद रखना है। एक देखिए ऑप्शन में दिया है रिहंद परियोजना, रिहंद नदी। देखिए रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना बनाया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना कहाँ है, ये पूछा गया है, यूपी में है आपका। ठीक है, रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। एक है आपको दोस्तों नर्मदा नदी। तो देखिए नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध, इंदिरा गांधी बांध, ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, तो ये सब परियोजना जो है आपका सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, ये किस पर है, तो नर्मदा नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी निकलती है अमरकंटक से ही। अमरकंटक से 2 नदी निकल रही है ना, एक आपका चल रही है सोन नदी जो उत्तर की ओर चली जाती है, एक नदी निकलती है आपको नर्मदा नदी जो आपको पश्चिम की ओर चली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और पश्चिम की ओर जाकर के अरब सागर में गिरती है और ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का ये जीवन रेखा है आपका नर्मदा नदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम है ना। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, उद्गम नहीं उदाहरण है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपका कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपका निकलती है दोस्तों कैलाश पर्वत श्रेणी जो है मानसरोवर झील, है ना, उसी के निकट एक ग्लेशियर है, यानी कि हिमनद है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, है ना, याद रखना है। ऐसे आप मानसरोवर भी याद रखिएगा, तो मानसरोवर भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन चेमा युंगडुंग अगर याद रखते हैं तो कभी कभी चेमा युंगडुंग भी आपको दे देगा आपको। तो चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है दोस्तों ये आपको मानसरोवर झील के निकट ही है, वहीं से निकलती है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलने के बाद पूर्व की ओर बहती है ना, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश होते हुए आपका बिहार में इंडिया में प्रवेश करती है और असम राज्य होते हुए बांग्लादेश में जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किसका उदाहरण है, तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा आपका पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है ना, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और पूछा जाता है ना, कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपका, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे कि ये नदी आपकी बह रही है ना, ये नदी बह रही है तो इसकी बहुत सारी नदी सहायक नदी है। बाएं तट पर इसकी मिलती है, लिख लीजिएगा दोस्तों, इसके बाएं तट पर कौन कौन सी नदी मिलती है, नोट कर लेना है। बूढ़ी दिहांग नदी और धनसिरी नदी जो है ये बाएं तट पर मिलती है, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी। दाएं तट पर कौन कौन मिलती है ना, तो दाएं तट पर जो मिलती है याद रखिएगा आपका सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोच नदी।
ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 5 नंबर, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसने सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की है? जी हाँ, वो कौन सा महानगर है? हमारा 4 महानगर है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है और चेन्नई है ना। 4 महानगर है दोस्तों, और चारों महानगर में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या था 2011 के अनुसार वो था आपका मुंबई का, है ना। वो था आपका मुंबई का, मुंबई पहला नंबर पे था, दिल्ली जो था आपका दूसरा नंबर पे था, है ना। और आपका दोस्तों कोलकाता जो था ये तीसरा नंबर पे था, और चेन्नई जो था ये आपका चौथा नंबर पे था, ठीक है। ये चारों आप याद रखिएगा। और मुंबई की जो आपका जनसंख्या थी दोस्तों ये पहला नंबर पे था, और इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो 1.84 करोड़, 1.84 करोड़ जनसंख्या दोस्तों। अब तो ये आपका जनसंख्या लगता है 2 करोड़ पार कर गया होगा, है ना। चलिए, तो ये था आपका महत्वपूर्ण। अब चलते हैं अगला सवाल। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? कहलगांव बिहार, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, या कहलगांव कहाँ है? बिहार में है, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, कोरबा मध्य प्रदेश और रामागुंडम तेलंगाना। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए, कहलगांव जो है ये बिहार आपका बिल्कुल सही है, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश ये भी सही है, रामागुंडम ये तेलंगाना ये भी आपका सही है। देखिए, लेकिन कोरबा जो है ना ये मध्य प्रदेश में नहीं है। कोरबा है कहाँ? तो आप नोट करिएगा, कोरबा जो है दोस्तों, कोरबा है आपका छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, कहाँ है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में है आपका कोरबा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, कोरबा आखिर है क्या? तो ये ताप विद्युत संयंत्र है ना, ये कोरबा ताप विद्युत संयंत्र है ना। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, तो ये ताप विद्युत संयंत्र है। ताप विद्युत संयंत्र जो है दोस्तों ये कोरबा के अलावे भी आपका छत्तीसगढ़ में है, जैसे कि हसदेव है, रामपुर है, सोनाहाट है, तो ये सभी छत्तीसगढ़ में और भी यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। ऊंचाहार आपको बता दिया गया, ये ऊंचाहार आपका उत्तर प्रदेश में है, और रामागुंडम हो गया तेलंगाना में दोस्तों, और कहलगांव हो गया आपका बिहार में। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? यानी कि सलाल परियोजना जो है ना, सलाल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, ये सवाल है आपका। देखिए, सलाल परियोजना जो है दोस्तों ये है आपका जम्मू कश्मीर में, है ना। कहाँ है ये? जम्मू एंड के में है, JNK में है, जम्मू कश्मीर में है। और ये नदी आप याद रखिएगा चिनाब नदी, ठीक है। नदी कौन सा हो जाएगा? चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर आपका C नंबर। सतलज नदी पे कौन सा परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो है दोस्तों ये हो गया आपका सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए, चिनाब नदी जो है दोस्तों इसको ऋग्वेद में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चिनाब नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? बताइए तो, ऋग्वेद में आखिर इसको क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में इसको कहा गया है अस्किनी। क्या कहा गया है? अस्किनी, है ना, अस्किनी कहा गया दोस्तों ऋग्वेद में इस नदी को, याद रखना है। ऋग्वेद में सतलज नदी को क्या कहा गया है? तो सतलज को कहा गया है आपको याद रखना है सतुद्री, है ना। क्या कहा गया है? सतुद्री कहा गया है, सतलज नदी को सतुद्री कहा गया है आपका, ठीक है। और इसमें कुछ और इसमें बता दिया जाए आप लोग को, जैसे कि बगलीहार परियोजना, है ना। कुछ परियोजना जो है आपको बार बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर, नोट कर लेना है। बगलीहार चिनाब नदी पर है। बुस्कर परियोजना नोट करना है, चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती चिनाब नदी पर है। तुलबुल झेलम नदी पर है ना। ये सब सारे पूछा जाता है। तुलबुल कई बार पूछा है एग्जाम में, दुलहस्ती बहुत बार पूछा है, चिनाब नदी पर है आपका, है ना। बगलीहार कितना बार आया है एग्जाम में? चिनाब नदी पर है आपका, ठीक है। तो ये सारे परियोजना नदी पर जो है आपका पूछा जाता है। जैसे दामोदर घाटी परियोजना आपका दामोदर नदी पर है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी आपका? 1917, 1906, 1914 या फिर 1912? देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो 1906 ईस्वी में होती है ना। 1906 ईस्वी में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना, याद रखिएगा। 30 दिसंबर 1906 पूरा डेटा याद रखिएगा। 30 दिसंबर 1906 को कहाँ होती है दोस्तों? तो ढाका में होती है। कहाँ इसकी स्थापना होती है? तो ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना होती है। और किसके नेतृत्व में होती है?
तो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। आगा खां और सलीमुल्लाह, है ना, आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है 1906 में ढाका में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चल रहे हैं, आपका 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की गई है। जी हाँ, जो भारत और भूटान की जो सीमा रेखा है ना, भारत और भूटान की जो सीमा रेखा है वहाँ पर भी तो कुछ सैनिक बल तैनात होंगे, है ना, नहीं तो एक देश से दूसरे देश में घुसपैठी भी हो सकता है। तो ये जो सेना तैनात है दोस्तों, ये कौन से बल के हैं, है ना, सशस्त्र सीमा बल के हैं, या सीमा सुरक्षा बल हैं, या असम राइफल्स हैं, या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए कि भारत भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात है आपका। तो एक आपका 9 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत भूटान के बीच भारत नेपाल सीमा सुरक्षा बल, है ना, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल इसके बीच में, यानी SSB, है ना, भारत भूटान के बीच में है सीमा सुरक्षा बल SSB। देखिए दोस्तों, और भी एक जगह है आपका भारत भूटान और भारत नेपाल, है ना, भारत जो नेपाल है ना, इसके बीच भी जो है SSB के ही जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं आपके। ठीक है, SSB के जवान आपका भारत भूटान और भारत नेपाल के बीच में। भारत तिब्बत सीमा पर कौन से होते हैं सेना, तो भारत तिब्बत पे होते हैं, है ना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, है ना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो होता है भारत तिब्बत पर होता है, नाम ही है भारत तिब्बत, तो भारत तिब्बत के सीमा पर रहेगा आपका। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल किसके पास होता है, तो सीमा सुरक्षा बल जो होता है ये भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश, है ना, सीमा सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं, सीमा सुरक्षा बल, है ना, सीमा सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के सीमा रेखा पर रहते हैं। सशस्त्र सीमा बल कहाँ रहते हैं, तो नेपाल भूटान, है ना, याद रखिएगा, नेपाल और भूटान हो गया आपका। ठीक है ना, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस रहता है तिब्बत के सीमा रेखा पर। ठीक है, तिब्बत सीमा रेखा पर हो गया, चाइना वाला सीमा रेखा पर हो गया। ठीक है जी, याद हो गया इतना सारा चीज़। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि SSB जो होता है ना, सीमा सुरक्षा जो बल है, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है ना, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है ना। एक चीज़ और पूछा जाता है, जो आपका BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, BSF की स्थापना कब होती है, तो 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, BSF की स्थापना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक सवाल यहाँ पर मैं आप बता दूँ कि भारत में सबसे पुराना जो अर्धसैनिक बल है वो असम राइफल्स का है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक जो बल है वो असम राइफल्स है, और इसकी स्थापना होती है 1835 में, है ना। तो असम राइफल्स की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1835 ईस्वी में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, तो ये कथन है दोस्तों आपका अरस्तु महोदय का। ठीक है, किसका कथन है, ये अरस्तु का है आपका, है ना, याद रखिएगा। अरस्तु जो था दोस्तों ये यूनान का था। कहाँ का था, तो ये यूनान का महान दार्शनिक था, और जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक भी माना जाता है ना, इनको राजनीति शास्त्र का जनक भी कहते हैं ना, राजनीति शास्त्र का जनक ये हैं आपको दोस्तों कौन, तो अरस्तु, राजनीति शास्त्र जनक, याद रखिएगा। पूछा जाता है राजनीति शास्त्र के जनक कौन है, तो अरस्तु, और ये कहाँ के थे, तो यूनान के थे, है ना। अरस्तु जो था ना, ये किसका गुरु था, तो ये सिकंदर का गुरु था दोस्तों, याद रखिएगा। अरस्तु का किसका गुरु था, तो महान सिकंदर जो विश्व को जीतने चला था, उसी का गुरु था आपका अरस्तु। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और प्लेटो भी था दोस्तों यूनान का महान दार्शनिक, है ना। अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, चलिए। और भारत के जो थे महान दार्शनिक कौन थे, तो अश्वघोष, है ना, भारत के महान दार्शनिक अश्वघोष थे, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। कह रहा है कि कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया था, है ना। वो चोल शासक कौन था जो उत्तरी श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, वो था आपका कौन दोस्तों, तो राजराज प्रथम, है ना। राजराज जो प्रथम था ये उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया था, याद रखना है। और इसने उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए
देखिए राजेंद्र चोल जो था ये संपूर्ण श्रीलंका को पराजित करके चोल राज्य में शामिल कर लिया था ना। राजराज प्रथम जो था ये उत्तरी श्रीलंका को शामिल किया, लेकिन जो राजेंद्र चोल था दोस्तों, है ना, जो राजेंद्र चोल था ये दोस्तों आपका पूरे श्रीलंका को जीत लिया भाई साहब, है ना, और पूरे श्रीलंका को जीत करके अपने में मिला लिया था। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 12 नंबर सवाल है कि दिल्ली का सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण कराया था। जी हाँ, पहली बार पूछ रहा है नहर का निर्माण। एक तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण किसने कराया, एक पूछा जाता है पहली बार किसने कराया था, तो ये बताइएगा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, है ना, गयासुद्दीन तुगलक था जिसने नहर का निर्माण करवाया था। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक दोस्तों क्या किया था, इन्होंने सबसे ज़्यादा नहर का खुदवाई करवाया था ना, सबसे ज़्यादा जो नहर करवाया था, है ना, सबसे ज़्यादा नहर बनवाया था वो था फिरोज शाह तुगलक, और सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण कराया था, है ना। सबसे ज़्यादा नहर की व्यवस्था कहाँ है दोस्तों, तो वो पाकिस्तान में है ना। नहर से सिंचाई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में नहर की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो चाणक्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का आपका प्रधानमंत्री था, इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। चाणक्य को ही कहते हैं विष्णुगुप्त, है ना, इसी को विष्णुगुप्त या फिर इसी को कौटिल्य भी कहते हैं ना, इसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसी का ये सभी नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कहिए, प्रधानमंत्री, राजनीतिक गुरु भी था आपका, है ना। चलिए इसकी एक पुस्तक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र, है ना। इसकी जो एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित था, तो राजनीति से संबंधित, है ना, राजनीति शास्त्र से संबंधित है आपका अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, चंद्रशेखर, है ना, ये चंद्रशेखर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चंद्रशेखर की मुख्य रचना है कर्पूर मंजरी, याद रखिएगा चंद्रशेखर की एक रचना है कर्पूर मंजरी, है ना। चलिए कामसूत्र नामक जो पुस्तक लिखी है वो वात्स्यायन की है ना, वात्स्यायन की एक पुस्तक है कामसूत्र, इन्होंने ही लिखी है। और कल्हन की पुस्तक है आपको राजतरंगिणी, है ना, कल्हन की पुस्तक है राजतरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास उसमें मिलता है राजतरंगिणी में। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है आपको पटना में। कहाँ होता है, पटना में, और पटना के बिहार में 1931 ईस्वी को होता है इसका गठन, याद रखना है। और इसमें इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर ए हो गया। चलिए तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया आपका 1931 ईस्वी में, आपका पटना ईस्वी में पटना में हुआ था। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 115 नंबर। 115 नंबर सवाल है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था दोस्तों, वो कौन था, तो वो था राजा सिताब राय, है ना। वो कौन था, राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए आपका रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कई बार पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, है ना। बक्सर का युद्ध होने के बाद आपका जो लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव ही अंग्रेज की तरफ मतलब कि ब्रिटेन की तरफ से कौन था आपका, अंग्रेज कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। तो अंग्रेज का जीत होता है दोस्तों बक्सर का युद्ध में। उसके बाद होता है आपका इलाहाबाद की संधि, है ना। इलाहाबाद की संधि कब होता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, है ना। 1765 में किसके किसके बीच होती है इलाहाबाद की संधि, तो लॉर्ड क्लाइव था और शाह आलम द्वितीय था, है ना। शाह आलम द्वितीय के बीच होता है इलाहाबाद की संधि, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है, ठीक है। चलिए और यही जो संधि था आपका इलाहाबाद की संधि, इसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी था आपका, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, उन्होंने वास्तविक शक्ति प्राप्त कर लिया था और बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर दीवान अधिकार प्राप्त किया था आपका।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया था दोस्तों, बताइएगा। आपका बंगाल में है ना, बिहार नहीं, बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया था और किसने समाप्त किया था। तो द्वैध शासन को लागू करने वाला जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और आपका इसको समाप्त किसने किया था? तो इसको समाप्त किसने किया था बताइएगा कमेंट करके। पूछा जाता है रॉबर्ट क्लाइव जो था ये द्वैध शासन लागू किया था ना, द्वैध शासन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हाँ, तो प्रश्न समाप्त किया था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त किया गया था 1772 ईस्वी में, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया और लॉर्ड क्लाइव दोस्तों द्वैध शासन लागू किया था। मैं चलता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? ठीक है, बताइए। देखिए यहाँ पर पढ़ने से आपको ये फ़ायदा है कि जितने सवाल हैं वो सारे आपके रिवीजन होते चलेंगे और रिवीजन करने से ही दोस्तों सारा क्वेश्चन याद होता है ना। आप पढ़ लिए छोड़ दिए कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा ना। टेस्ट बनाइए, उसका बार बार रिवीजन कीजिए, है ना, तब जा कर के फिर कुछ काम बनेगा आपका। तो संविधान के अनुच्छेद जो 324 है इसके अनुसार निर्वाचन आयोग के कौन से कार्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि डी, यानी कि सभी कार्य होते हैं। यानी कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन के लिए नाम वाली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधिकार, निर्देशन व नियंत्रण होता है। ये सारा आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये सारे कार्य होते हैं आपके। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपको मोनालिसा, बहुत इंपॉर्टेंट है मोनालिसा दोस्तों। लियोनार्डो दा विंची का ये आपका पेंटिंग है मोनालिसा। और मोनालिसा को कह रहा है ना कि किस पर पेंट किया गया था, किसने पेंट किया तो आपको पता है ना, लेकिन किस चीज़ पर किया गया था पेंट ये पूछा गया ना। किस पर इसको पेंट किया गया था? तो इसको लकड़ी पर पेंट किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। लकड़ी पर दोस्तों इसको पेंट किया गया था मोनालिसा को। मोनालिसा जो है ये लियोनार्डो दा विंची का विश्व प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। और यह जो चित्र है ये विचार मग्न स्त्री का चित्र है ना, ये भी पूछा जाता है। हल्की मुस्कान लिए स्त्री है, उसी का चित्र ये बनाया गया था। और ये चित्र बना था आपको 1503 ईस्वी से 14 ईस्वी तक, है ना, 1503 से 14 के बीच में ये बनाया गया था, ठीक है। अभी जो ये मोनालिसा का जो पेंटिंग है दोस्तों ये कहाँ पर है अभी? तो इसको आप देख सकते हैं फ्रांस के लुविरे संग्रहालय में, है ना। फ्रांस के लुविरे जो संग्रहालय है वहीं पर इसको रखा गया है आपका मोनालिसा का पेंटिंग दोस्तों। इसकी लंबाई है 21 इंच लंबी है और 30 इंच ये चौड़ी है आपकी पेंटिंग। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद, है ना, स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। तो अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी, है ना। प्रथम बैठक जो हुई थी ये लखनऊ में हुई थी 1936 में, आपका याद रखिएगा। और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, और इसके महासचिव कौन थे? तो महासचिव याद रखिएगा एम.जी. रंगा, है ना। एम.जी. रंगा जो थे इसके महासचिव थे आपके किसके? तो अखिल भारतीय किसान सभा का आपका, है ना। ये सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। चलिए जी अगला प्रश्न चले, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 19 नंबर। कह रहा है भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है ना। अभी हम लोग देखे थे क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ था, शहरी जनसंख्या, तो वो आपका था महाराष्ट्र में। लेकिन प्रतिशत में कौन है भाई साहब? तो प्रतिशत में हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं, यानी कि कौन हो जाएगा? तो कह रहा है भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है? प्रतिशत क्या हो जाएगा जो बताइएगा? तो प्रतिशत में हो जाएगा गोवा आ गया आपका, है ना। तो लेकिन गोवा आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पर आप यहाँ से सुधार लीजिएगा। जनसंख्या में आपका महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र को काट करके गोवा कर लीजिए। प्रतिशत में आपका गोवा हो जाएगा। गोवा में 62.2% क्या है? तो शहरी जनसंख्या, है ना, गोवा में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। महाराष्ट्र में कितना है दोस्तों? तो 45% है ना। महाराष्ट्र में जो है वो 45.2
2-3% है। बिहार में सबसे कम आपको दिखेगा ना, सबसे कम नहीं है, सबसे कम ऐसे आपका हिमाचल प्रदेश है। बिहार में दोस्तों 11.3% शहरी आबादी है ना, ये 2011 का आंकड़ा है ना, ये 2011 का आंकड़ा है आपका, ठीक है। बिहार में 11.3% शहरीकरण है। महाराष्ट्र में आपका 45% है। सबसे ज़्यादा गोवा वाला याद रखिएगा, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में 10% शहरीकरण है, जो सबसे न्यूनतम है, याद रखना है आपका, ठीक है। चलिए, और बिहार में ऐसे अभी शहरीकरण बढ़ गया है, नया सर्वेक्षण आया है 21-22 में, जिसमें 15.3% शहरीकरण को दिखा रहा है, ठीक है ना। चलिए जी, और इसमें एक सवाल बता दूं आपको कि भारत की प्रथम शहरी सभ्यता कौन सी थी, तो वो थी हड़प्पा सभ्यता, है ना। भारत की पहली शहरी सभ्यता जो थी हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम चल रहे हैं, अब सवाल नंबर है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना है ना। महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों, ये अनुच्छेद आपका 61 के तहत लगाया जाता है ना, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और जब महाभियोग लगाया जाता है तो इनको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि आप पर महाभियोग लाया जा रहा है, और ये जो महाभियोग है ये किसी भी सदन में ला सकते हैं। तो कह रहा है कौन सा शर्त यहाँ पूरा करना आवश्यक है, ये का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कि अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जैसे 61 याद रखिएगा, महाभियोग 14 दिन पहले इनको सूचना दे सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं आपका, और किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो बहुत बार पूछा गया है, इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और ये कहाँ के यात्री था दोस्तों, तो ये अरब यात्री था ना, अरब यात्री था, आपको मोरक्को से आया था, ठीक है। अरब यात्री था और ये मोरक्को से आया था आपको भारत, 1333 ईस्वी में आपका भारत आया था, है ना। और इसका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, इब्न बतूता का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, और वो पुस्तक हमेशा पूछा जाता है रेहला, है ना। रेहला इनका एक पुस्तक है, याद रखिएगा, है ना। और रेहला जो है दोस्तों यात्रा वृत्तांत है, मतलब उन्होंने जो आया था और अपने पूरे आने के समय में जो यात्रा के समय में हुआ वो उसका वृत्तांत इसमें किया है रेहला में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का प्रधान काजी भी नियुक्त किया था ना, जब ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो इसको दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया गया था, ठीक है। और इब्न बतूता को ही दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दूत बना करके ये चीन भेजा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता को चीन किसने भेजा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक भेजा था इब्न बतूता को चीन, है ना, अपना दूत बना करके। अगला प्रश्न चलते हैं, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1930 ईस्वी में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था, बताइए, है ना। 1930 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा जारी किया था दोस्तों, वो थे आपके सूर्य सेन, है ना। वो कौन थे, सूर्य सेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सूर्य सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका, ठीक है। चलिए, तो यानी कि बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे, आपका कब किए थे, तो 1930 में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर सवाल चल रहे हैं। आप लोग देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग लाइव आ गए हैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, ताकि आप सभी अच्छे नंबर ला सके, अच्छे नंबर से पास कर सके, मेरिट में आ सके और बिहार का भविष्य को उज्जवल बना सके, है कि नहीं। तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, और अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। हमारा नंबर है 7857824310, मात्र इसमें 499 इसमें चार्ज है। उसके बाद सारा PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का 1 to 5 और आपका 9, 10th। ऐसे तो ये समान अध्ययन ये सबके लिए है ना, लेकिन मेन रूप से 1 to 5 के लिए
और आपका 9-10 के लिए हमारे यहाँ क्लास चल रही है। 9-10 में आपका सामाजिक विज्ञान और 1 to 5 के लिए चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी होती रहेगी। कोई मंथली चार्ज नहीं है, एक ही बार आपको इस नंबर पर पे करके क्या करना है, तो ये नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप पर भेज देना है, वहाँ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहीं पर सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि तट रेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये रहा आपका भारत का तट रेखा। तो तट रेखा से कितने नॉटिकल मील, देखिए समुद्र में जो दूरी मापा जाता है ना, वो नॉटिकल मील में मापा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, समुद्र में जो दूरी मापा जाता है वो नॉटिकल मील में मापा जाता है। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है ना। 1.852 किलोमीटर होता है दोस्तों 1 नॉटिकल मील बराबर। ये आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो ये 200 नॉटिकल मील होता है दोस्तों, है ना। ये तट जैसे है ना, तो यहाँ से कितने दूरी तक, तो 200 नॉटिकल मील तक क्या है, तो आर्थिक क्षेत्र है ना। ये आपको घोषित किया गया है, अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, याद रखना है। और ये कब घोषित किया गया था, तो 1982 ईस्वी में, है ना। 1982 ईस्वी में दोस्तों एक संधि होती है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, है ना। और उसी के तहत ये आपका निर्धारित किया गया था कि 200 नॉटिकल मील तक अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र है और यहाँ पर आप दोहन कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि पंचायती राज स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किए गए थे। देखिए, पंचायती राज स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किए गए थे। 24 का क्या होगा दोस्तों, तो आपका 24 हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है ना, कितनी स्तरीय है, त्रिस्तरीय लागू की गई है ना। और ये कब लागू किया गया था, ये आप याद रखिएगा, है ना। तो ये 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर आपका 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में इसको लागू किया गया था, शुरू किया गया था। आप याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता के द्वारा, ठीक है। ये 3 स्तरीय है, तीनों स्तरीय आप याद रखना है। देखिए, एक अशोक मेहता समिति के बारे में भी पूछा जाता है ना। अशोक मेहता समिति के बारे में ये पूछेगा कि अशोक मेहता समिति ने दोस्तों पंचायती राज को कितने स्तर पर बनाने का सिफारिश किए थे, तो ये 2 स्तर बताए थे, है ना। अशोक मेहता समिति 2 स्तर बताए थे आपका 1977 ईस्वी में, ठीक है। तो अशोक मेहता के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर सवाल है कि पंचायती राज संस्थाओं के सबसे निचले स्तर पर कौन होता है ना। सबसे निचले स्तर पर कौन होता है, तो सबसे नीचे होगा दोस्तों आपका कौन होगा, तो ग्राम सभा होगा, है ना। ग्राम सभा यानी कि पंचायत होगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, ग्राम सभा व पंचायत होता है सबसे निचले पायदान पर, है ना। चलिए, ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो 3 माह में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए, याद रखिएगा। 3 माह में एक बार, है ना, 3 माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए ग्राम सभा की बैठक। ये पूछा जाएगा आपको। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो मुखिया करेंगे अध्यक्षता आपका। मुखिया के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है 26 नंबर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और इसकी स्थापना जो होती है वो आपका 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, है ना। याद रखना है आपको 1905 ईस्वी। गोखले के गुरु कौन थे दोस्तों, तो महादेव गोविंद रानाडे, है ना। गोखले जी के गुरु कौन थे, तो ये थे महादेव गोविंद रानाडे। याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे जो थे ये गोखले के आपके गुरु थे। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे है दोस्तों, रानाडे को क्या कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकरात। गोविंद रानाडे को कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं ना, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है गोविंद रानाडे को, ठीक है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कितना बार आया है, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए जी,
और अंबेडकर को दोस्तों BR अम्बेडकर जो हैं इनको संविधान का जनक माना जाता है। और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, कितना बार पूछा गया है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, है ना। चित्तरंजन दास और प्लस मोतीलाल नेहरू ने ही दोस्तों आपका 1923 ईस्वी में, है ना, इसकी स्थापना किए थे तो स्वराज पार्टी की, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना। और सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे? तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, है ना। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, यानी कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व भी कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 27 नंबर। बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फूलों की घाटी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो राज्य अगर पूछ रहा है तो उत्तराखंड में, पहले बता देता हूं मैं। आगे कह रहा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है ना। तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों उत्तराखंड का फूलों की घाटी। और ये उत्तराखंड के चमोली जिला में है ना, याद रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिला में है आपको, है ना। और कह रहा है कि अपनी स्थानीय अल्पाइन फूलों और वनस्पति की विविधता वाली मैदान के लिए भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी ये शामिल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। चमोली जिला में है। यहाँ 500 से अधिक प्रजातियाँ फूलों की है ना। यहाँ 500 से अधिक प्रजाति है आपको फूलों की, ये भी आप याद रखिएगा। 2005 में दोस्तों यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। कब शामिल किया था? तो 2005 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए एक जो फूलों की घाटी और है वो है आपका थुमयांग, युमथांग, है ना, युमथांग जो फूलों की घाटी है ये है आपको कहाँ? तो सिक्किम में है, कभी कभी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना होती है ये 1964 में होती है। और किसकी आपका पूछ रहा था किसकी सिफारिश पर होती है? तो हो जाएगा आपका संथानम समिति, है ना, संथानम समिति के सिफारिश पर होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों भारत सरकार के विभिन्न विभागों के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उससे संबंधित ये भ्रष्टाचार नियंत्रण ये सर्वोच्च संस्था है आपका कौन सा? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, भ्रष्टाचार नियंत्रण का सर्वोच्च संस्था है आपका। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये तो सबको पता है कि आपका 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना। 14 से लेकर के चला था ये 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध चला था 14 से 18 के बीच में। ठीक है। देखिए आखिर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये शुरुआत हुआ था 28 जून, पूरा डेट याद रखना है, 28 जून 1914 से लेकर के 1918 तक। और ये इसका तत्कालीन कारण क्या था, है ना जी, आखिर युद्ध शुरू कैसे हो गया भाई प्रथम विश्व युद्ध? तो जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे कार्डिनेंड, इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे कार्डिनेंड, है ना, कार्डिनेंड जो थे इसकी हत्या कर दिया गया था और इसी की वजह से ये आपका युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए, और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध होता है आपका 1939 से लेकर के 45 तक, है ना। तो ये दोनों युद्ध आपको पूछा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास, है ना, बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है रीन्यूएबल एनर्जी, है ना। रीन्यूएबल एनर्जी जो है इसकी स्थापना की गई, तो बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी, है ना, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो बिहार राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसका मुख्य काम होगा छोटी पनबिजली परियोजना, वायु ऊर्जा, बायोगैस का विकास करना। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर के राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक जो संसद द्वारा पुनः संशोधित या बिना संशोधन
पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे क्या करना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई विधेयक है, जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको दोबारा मतलब संशोधन के लिए भेजते हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा में। तो वहाँ से फिर से अगर संशोधित होकर के अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको मतलब कि स्वीकृति देना ही पड़ता है उनको, है ना। तो आंसर हो जाएगा स्वीकृति देना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है ना। स्वीकृति उनको देना ही पड़ेगा, है ना। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए जो विधेयक है, विधेयक को संसद पुनः संशोधन या बिना संशोधित के पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है जी, चलिए, है ना। देखिए जैसे साधारण विधेयक है तो इसको राष्ट्रपति केवल एक बार के लिए ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है ना। साधारण विधेयक जो है तो एक बार के लिए राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन जब दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसको स्वीकृति देना जरूरी हो जाता है। और ये है 44वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ है आपका 1978 ईस्वी में, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 32 नंबर। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ करते करते और उन्होंने खुद गोली मार लिए थे अपने आप को, क्योंकि उनका ये शपथ था कि मैं कभी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आने वाला हूँ। ठीक है, उन्होंने शपथ खाई थी और कसम खाई थी कि कभी भी अंग्रेज़ के हाथ में हम नहीं आएंगे, इसीलिए उन्होंने लड़ते लड़ते खुद को अपनी गोली मार लिए थे। कह रहे चंद्रशेखर आज़ाद जो थे मुठभेड़ में दोस्तों इलाहाबाद में ये शहीद हो गए थे आपका। ठीक है, इलाहाबाद में एक पार्क है दोस्तों, है ना, इलाहाबाद में एक पार्क है और उस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क। क्या नाम है याद रखिएगा, है ना, अल्फ्रेड पार्क। आप वहाँ गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ बनाया गया है। तो अल्फ्रेड पार्क में ही वो खुद को गोली मार लिए थे, है ना। चलिए, और तो ये घटना कब की है? तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए और इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां भी समाप्त हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद को दोस्तों आज़ाद के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को पंडित जी भी कहते थे आपका। ठीक है, इनको पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 33 नंबर कि जूट उत्पादन में बिहार कौन सा जिला प्रथम है ना। बिहार का कौन सा जिला? मैंने कई बार बताया हूँ कि बिहार का जो पूर्णिया जिला है, यहाँ पर जूट का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है ना, बिहार में पूर्णिया जिला। देखिए जूट जो है दोस्तों इसको सोने का रेशा भी कहते हैं ना, ये कई बार पूछा गया। सोने, है ना, सोने का रेशा इसको कहा जाता है जूट को, है ना, सोने का रेशा इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा जूट को सोने का रेशा कहा जाता है ना। चलिए, और एक सवाल पूछा जाता है जैसे कि भारत जो है ना जूट के उत्पादन में प्रथम है ना। भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है जूट के उत्पादन में, है ना। दूसरा कौन हो जाएगा? तो बांग्लादेश हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो भारत विश्व में 35% जूट का सामान का निर्माण करता है और दूसरे देशों को भेजता है। बिहार में दोस्तों जूट सबसे ज़्यादा आपका पूर्णिया में होता है। पूर्णिया के अलावा कटिहार है, सहरसा है, किशनगंज है, मधुबनी है, दरभंगा है, वहाँ भी होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है ना। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है जूट? तो वेस्ट बंगाल में होता है। और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ हमारा पूर्णिया है, तो इसीलिए पूर्णिया में भी आपका उत्पादन होता है। प्रश्न है आपका कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है दोस्तों? तो बिहार में कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो लगभग 60% क्षेत्रफल पे आपका कृषि कार्य होता है आपको बिहार में आपका। ठीक है, 60% क्षेत्र पर लगभग कृषि कार्य होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है ना। कई बार पूछा गया सवाल है कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो ग्रामीण याद रखिएगा 89% है ना। 89% जो जनसंख्या वो ग्रामीण है। मात्र 11% जो जनसंख्या है दोस्तों वो आपका शहरी है बिहार में 2011 के अनुसार, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न नंबर है भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम उर्वरक प्लांट जो लगा था वो सिंदरी में लगा था और सिंदरी वर्तमान में आपका झारखंड में है। कब लगा था आपका? तो 1951 को 1951 को लगाया गया था ये। ठीक है ना। तो भारत जो है वो यूरिया में आपका उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन भारत जो पोटास है ना, पोटास जो है पोटास पर दोस्तों निर्यात पर निर्भर है ना। भारत में पोटास का उत्पादन नहीं होता, यह मुख्यतः आयात पर निर्भर है आपका। ठीक है,
है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य। मैंने कई बार बताया हूँ कि केसर जो सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों, वो होता है आपका जम्मू कश्मीर में, है ना। जम्मू एंड कश्मीर में होता है सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन, तो जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर में, यहाँ पर केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, केसर के अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ हैं जो पूछा जाता है आपका, है ना, जैसे कि चावल, है ना। तो जैसे चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, चावल, या आप ले लीजिए जूट, तो चावल और जूट दोनों होता है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे पूछ दिया जाए गन्ना, तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है भाई साहब, गन्ना है, गेहूँ है ना, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, आलू हो गया, तो ये आपका सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है यूपी में। ठीक है, यूपी में होता है। ये सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ना, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सोयाबीन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और अगर पूछा जाए कहवा, है ना, कहवा जैसे कॉफ़ी, तो कहवा हो गया और रेशम हो गया, है ना, कहवा और रेशम सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में होता है आपका सबसे ज़्यादा कहवा और रेशम। बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नोट कर लेना है, तो बाजरा हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान में, है ना, बाजरा हो जाएगा राजस्थान में आपका। ठीक है, और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चाय हो जाएगा असम में, असम में हो जाएगा चाय सबसे ज़्यादा। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गुजरात में, है ना, मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में, याद रखिएगा। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरल में, है ना। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, आपको बता दिए हैं, है ना। और जैसे कि मसाला वगैरह आपका केरल में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आपको बता दिए, है ना, एक आगो आपको पूछ लेगा एग्जाम में, तो चलिए एग्जाम में लड़ जाएगा। अगला है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, गंगा की हजारों सहायक नदियाँ ना, छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, सोन है, यमुना है, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, बहुत सारी नदियाँ हैं दोस्तों, है ना, कोसी, जो आपका गंगा की सहायक नदी है। तो प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर होती है आपकी सोन नदी, और सोन नदी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये निकलती है अमरकंटक से और उत्तर की ओर जाती है और मनेर के पास जाकर के पटना में ये मिल जाती है आपको सोन नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। सोन नदी कहाँ से निकल रही है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश झारखंड होते हुए दोस्तों बिहार में आती है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में भी जाती है, झारखंड में भी थोड़ा सा जाती है, और उसके बाद बिहार में भी आती है और मध्य प्रदेश से निकलती है। तो टोटल ये 4 राज्यों में आपको ये बहती है, याद रखिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, आगे कुछ और इसमें बता दिया जाए। हाँ, कोसी नदी जो है आपका, है ना, तो कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है और ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया होते हुए कुर्सैला के निकट ये गंगा में मिल जाती है दोस्तों, है ना। कुर्सैला के निकट ये गंगा में मिलती है। कोसी पूछा जाता है कहाँ पर गंगा मिलती है, तो कुर्सैला के निकट दोस्तों ये डेल्टा का थोड़ा सा निर्माण करती है और गंगा में वहीं पे मिल जाती है। गंडक नदी जो है आपका, है ना, जो गंडक नदी है, ये गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली से प्रवाहित होते हुए दोस्तों हाजीपुर, वैशाली की सीमा पर ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और घाघरा नदी जो है ये बिहार में सारण जिले के छपरा नदी में मिल जाती है आपका, है ना। तो घाघरा नदी कहाँ मिलती है, तो घाघरा नदी जो है बिहार में सारण जिले के छपरा में दोस्तों मिलता है आपका गंगा में। अगला है कि मुंगेर किसकी राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मुंगेर, है ना। तो मुंगेर जो है ये मीर कासिम की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी जी, मीर कासिम, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम जो था ना, ये अपनी राजधानी को कहाँ ले गया था, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था आपका। ठीक है, इन्होंने ही अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था आपका, याद रखना है ना। मीर कासिम ने मुंगेर में दोस्तों गोला बारूद कारखाना भी लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोला बारूद जो कारखाना लगाया था, है ना, गोला बारूद जो कारखाना लगाया कहाँ है, गोला बारूद कारखाना है कहाँ, तो मुंगेर में है। सीधा क्वेश्चन पूछागा, ये किसने लगाया था, तो ये लगाया था मीर कासिम ही आपका, है ना। तो मीर कासिम का राजधानी था मुंगेर और इन्होंने ही मुर्शिदाबाद से लाया था मुंगेर आपका। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह जो किया था ये चंपारण में किया था। कब किया था, तो 1917 में। किसने आमंत्रित किया था बताइएगा,
तो राजकुमार शुक्ल जी आमंत्रित किए थे गांधी जी को कि चलिए बिहार में तिनकठिया पद्धति है उसको समाप्त किया जाए। सत्याग्रह के लिए गांधी जी आए थे 1917 ईस्वी में। देखिए 17 में तो आपका हो गया सबसे पहला सत्याग्रह, ये आपको पूछा जाता है ना। इसके बाद उन्होंने कहाँ गए गांधी जी, तो 1918 में चले गए कहाँ दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पहली बार अनशन का प्रयोग किए थे। पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार अनशन का प्रयोग कहाँ किए थे, तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए 1918 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किए थे, है ना। तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था, है ना। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदोली जो हुआ था, यहीं की जो महिलाएं थी ना, उन्होंने ही दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका 1920 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था, 1 अगस्त 1920 को ही, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड होता है 1922 में, कहाँ, तो गोरखपुर में, है ना। गोरखपुर में कांड होता है चौरी चौरा कांड, और इसमें 22 सिपाहियों को दोस्तों मतलब पुलिस थाने में ही जला दिया जाता है। इसके वजह से गांधी जी ने 1922 5 फरवरी 1922, है ना, 5 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर देते हैं आपका असहयोग आंदोलन का। और इसके बाद क्या होता है, तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। 1923 में आपका हो गया क्या जी, तो 1923 में हो गया आपका क्या हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 में क्या होता है ना, तो 1924 में क्या होता है आपका, तो बेलगाम अधिवेशन होता है ना। बेलगाम अधिवेशन गांधी जी एकमात्र अध्यक्षता किए थे 1924 में, बेलगाम अधिवेशन। और बेलगाम कहाँ हुआ था 1924, तो 1924 में हुआ था बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक में है ना। सबसे एक ही बार अभी अध्यक्षता किए थे बेलगाम अधिवेशन, याद रखिएगा 1924 वाला। और भी बहुत सारा है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि 21 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया। चलिए तो आज कुछ करेंट अफेयर भी हम यहाँ पर 10 सवाल लाए हैं, है ना। तो 10-12 सवाल हम करेंट अफेयर भी इसमें डाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करेंट अफेयर भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विटर क्योंकि ट्विटर लगभग लोग यूज करते हैं, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है। इसका नया सीईओ बनाया गया है, तो कौन बने हैं, तो लिंडा याकारियो, है ना, याकारिनो, लिंडा याकारिनो इसके सीईओ बने हैं। कहाँ गए जी, लिंडा याकारिनो, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ट्विटर के नए सीईओ। ट्विटर का मालिक कौन है भाई, तो वही मस्क जी हैं, है ना, वही मस्क जी हैं, एलन मस्क, है ना। एलन मस्क जो हैं, इन्होंने ही जिसको मन करता है खरीद लेते हैं भाई साहब, बहुत पैसा है इनके पास, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क। इनका सपना है कि हम मंगल पर जा कर के क्या बसावें, जीवन बसा दें, है ना, और ये लगता है बसा के ही छोड़ेंगे। चलिए तो ये रिएक्टर नहीं, ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क हैं, और लिंडो याकारिनो ये जो है आपके इसके सीईओ बनाए गए हैं। किस राज्य को गोंडा पेंटिंग जीआई टैग मिला है ना, तो गोंडा पेंटिंग, देखिए गोंडा पेंटिंग, गोंडा जनजाति, गोंड जनजाति कहाँ है, तो गोंड हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, तो आंसर भी आपका मध्य प्रदेश ही हो जाएगा, है ना। तो गोंड पेंटिंग को दोस्तों, गोंडा नहीं, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है मध्य प्रदेश वाले को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई साहब तो अगला प्रश्न चलते हैं। 44 नंबर सवाल है कि अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है भारत के विदेश मंत्री किस देश में किए हैं, है ना, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर युगांडा में, है ना, युगांडा में इन्होंने तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत किए हैं अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका आंसर नंबर युगांडा। युगांडा की राजधानी कहाँ है भाई साहब, तो कंपाला, है ना, युगांडा की राजधानी कहाँ है, तो कंपाला है आपका युगांडा की राजधानी, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, कह रहा है 44 नंबर की मार्च, ये क्या आ गया, है ना, ये इसको हटा देते हैं।
मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जी हाँ, तो मार्च 2023 में दोस्तों स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी यहाँ पर होना चाहिए। स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्जर ने दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो हो जाएगा विराट कोहली, है ना, विराट कोहली बेंगलोर वाले। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, और लक्जर के प्रबंध निदेशक जो हैं वो पूजा जैन गुप्ता जी हैं। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। तो करेंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, लगभग 8-10 सवाल करेंट अफेयर भी आप लोग को एग्ज़ाम में पूछेगा, है ना, तो आपको थोड़ा बहुत करेंट अफेयर भी देखना पड़ेगा। प्रश्न है कि मई 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं मई 2023 में बने हैं वो है रामचंद्र पौडेल, है ना, कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मई 2023 में बने हैं। ठीक है, और रामचंद्र जो पौडेल है दोस्तों ये सुभाष चंद्र नेम्बांग को हरा करके राष्ट्रपति चुनाव जीता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप, भाई साहब एग्ज़ाम में छपेगा, याद रखिएगा। फरवरी 2023 में महिला T20 जो विश्व कप का खिताब जीता वो किसने जीता? तब वो देश है आपको ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया जीता है। फरवरी 2023 में महिला T20 वाला ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो वो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है ना, साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है आपका T20 महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया। और कितनी बार जीता है? तो ये 6ठी बार जीत गया है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 47 नंबर। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान, तीनों प्रारूप जैसे कि T20 हो गया, आपका वनडे हो गया और टेस्ट हो गया, तो तीनों में शतक कौन लगाए हैं भारत के? वो कप्तान भी हैं, तो वो हैं रोहित शर्मा। जी हाँ, है ना, रोहित शर्मा, है ना। चलिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही, रोहित शर्मा। ठीक है जी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48 नंबर। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है ना। मुगल गार्डन जो है राष्ट्रपति भवन में, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान किया गया है ना। अमृत उद्यान कर दीजिए या फिर अमृत गार्डन कहिए, बतिया तो बराबर है ना। तो अमृत गार्डन नाम रखा गया है दोस्तों, नाम बदल दिया गया है, मुगल गार्डन हटा दिया गया है, अब हो गया है अमृत गार्डन, है ना। अब यहाँ पर जो जाएगा वो अमर हो जाएगा अमृत गार्डन में। ठीक है जी, है ना। तो मुगल गार्डन का डिजाइन किसने किया था भाई साहब? है ना, मुगल गार्डन का पूछा जाता है डिजाइन किसने किया था, तो इसका डिजाइन करने वाले अंग्रेज थे एडविन लुटियंस, है ना। एडविन लुटियंस का लुटिया डूब गया, है ना, एडविन लुटियंस का इसका नाम बदल गया अमृत गार्डन, है ना। एडविन लुटियंस इसका नाम था, है ना, इसका लुटिया डुबा दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया है, अमृत गार्डन बन गया। फिर 49 प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? देश का नंबर 1 जो पुलिस स्टेशन है दोस्तों 2023 में घोषित किया गया है वो है आपका अस्का, है ना। अस्का पुलिस स्टेशन घोषित किया गया देश का नंबर 1। 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ है ना, 2021 में था आपका सदर बाजार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है? तो वो है आपका, आप सोच सकते हैं कौन होगा, है ना, सोच सकते हैं कौन होगा, तो वो है भाई साहब आपका कोल्लम। और कोल्लम है कहाँ? तो केरल। केरल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। अब तो 100% यहाँ साक्षरता हो गया होगा, है ना। 2011 में ही 94% यहाँ पर साक्षरता था आपका, अब तो 100% हो गया होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज 50 महत्वपूर्ण सवाल, उसके आपको आंसर दिया गया है। कैसा लगा बताइएगा, और इसका PDF आप लोग को हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। NCERT SCERT बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट 25 नंबर टेस्ट था। यहाँ पर लगभग 200, 250, 300 सवाल यहाँ पर आप लोग को बता दिया गया, रिवीजन करवा दिया गया। इसी तरीके से
पूरा रिवीजन आप लोग का होते रहेगा, तैयारी चलते रहेगा। निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आप लोग का यहीं से होने वाला है। ये है आपका व्हाट्सएप नंबर जहां आपको जुड़ जाना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको सारे जितने पीछे हुए हैं क्लास उसका PDF नोट्स मिल जाएगा और उसका वीडियो भी मिल जाएगा और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको मिलते रहेगा। मात्र अभी दोस्तों आपको सिर्फ एक बार 499 का पेमेंट करना है, उसके बाद आपको कोई मंथली चार्ज नहीं है और एग्ज़ाम तक आप लोग को सारा मटेरियल मिलते रहेगा। तो ये है नंबर 7857824310। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे किसी भी माध्यम से पे करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना है और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सारे मटेरियल मिल जाएगा पर्सनली। उसके बाद ग्रुप में भेजा जाएगा डेली वाइज, जैसे जैसे क्लास होते जाएगा आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों ये क्लास, कैसा लगा है ना, बताइएगा कमेंट करके। डेली आपकी जो क्लास होती है वो बिहार सुपर टेट वाली 3 बजे से चल रही है और रात में 9 PM से चल रही है ना। 3 बजे से आपका समान अध्ययन और हिंदी वाला और रात में आपका NCERT सीरीज चल रहा है आपका। ठीक है, डेली लाइव क्लास आपकी हो रही है ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके, है ना। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है ना, यही नंबर ऑनलाइन पे करने वाला भी है। हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार है, इसको आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सवाल का जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। अब समय धीरे धीरे निकलते जा रहा है ना। आज हो गया आपका 5 तारीख, है ना, आज हो गया आपका 5 तारीख। अब आपके पास 10 दिन समय बचा है। 10 दिन के बाद आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। दिल की धड़कन बढ़ रही है सभी लोगों को, लेकिन धड़कन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा ना, धड़कन बढ़ाना नहीं है, तैयारी करना है। ठीक है, और तैयारी करने के लिए आपको समय तो आपके पास है, 3 महीना लगभग समय था मिला आपको, है ना। और लगभग अभी 1 महीने से तैयारी आपका चल रहा था पहले से ही, तो तैयारी तो हो ही जाएगा, कोई दो राय नहीं है, है ना। जो लोग थोड़ा बहुत भी अगर मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उनका तो रिजल्ट हो ही जाएगा। जो नहीं पढ़ रहे थे उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। चलिए जी, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और देखिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ बताया जाता है ना उसको आप नोट करने का भी प्रयास कीजिए। नोट करने से क्या होता है कि जो चीज़ याद है उसको मत नोट कीजिए, जो नहीं याद है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये कोई रफ कॉपी रखिए, उसमें नोट करते चलिए जो याद नहीं है, और उसको रिवीजन करते हुए भी चलिए, है ना। प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से खरीद लीजिए किसी का भी, है ना, और उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, है ना। चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, आपका GS का हो। सबसे ज़्यादा तो आपको सामान्य अध्ययन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपका इसी से रहेगा। 80-90% सवाल, है ना, 80 से 90% सवाल आपका इसी से रहेगा। मैथ रीजनिंग तो 5-10 सवाल रहेगा आपका, उससे ज़्यादा सवाल नहीं रहेगा। करेंट अफेयर भी आपका 8-10 सवाल रहेगा, उससे ज़्यादा आपका करेंट अफेयर भी नहीं रहेगा। तो करेंट अफेयर भी आप लोग को करवा दिया जाएगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।